नमस्कार, मैं हूं सबा शाहिद शेख। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियां तैयारियों में लगी। इस बीच बीजेपी बिहार में मास्टर प्लान तैयार कर रही है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जातिगत जनगणना को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही जातिगत जनगणना पर कई दावे भी किए। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले अमित शाह का ये बयान सुनिए। सर्वे का सवाल है। ये जातिगत सर्वे का निर्णय तभी किया गया जब भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार में हिस्सेदार थी। हमने जब ये रिजोल्यूशन आया बिहार में इसका समर्थन भी किया था, और सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट आई और एक कानून आया इसका भी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है और सर्वानुमत से बिहार असेंबली ने इसको पारित किया है। परंतु सर्वे के अंदर ढेर सारे सवाल उठे, मेनली मुसलमान और कुछ जाति विशेष को ज्यादा तवज्जो देकर छोटी पिछड़ी जातियों को अन्याय करने का सवाल बार बार उठ रहा है। कई सारे छोटी पिछड़ी जातियों के डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मिले हैं, आरजेडी के नेताओं को भी मिले, जेडीयू के नेताओं को मिले। मेरा तो आग्रह होगा कि सारे जो सवाल उठे हैं वो सवालों का समाधान तुरंत करना चाहिए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी जाति को अन्याय नहीं करना चाहिए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी समुदाय या किसी जाति को फायदा भी नहीं पहुंचाना चाहिए। दरअसल अमित शाह का कहना है कि बीजेपी पहले भी जातिगत जनगणना का विरोध नहीं कर रही थी और अब भी नहीं कर रही, लेकिन जातिगत जनगणना रिपोर्ट में कुछ खामियां हैं जिससे उन्हें ऐतराज है। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी, आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी, आरएलजेडी प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे संवाददाता सौरभ जी से सवाल पूछना चाहूंगी, आखिर बीजेपी का क्या ये अमित शाह का बिहार में नया प्लान है? जातिगत जनगणना पर ऐसे बोलना कि बीजेपी जातिगत जनगणना का समर्थन करती है, पहले भी करती थी, लेकिन जो जातिगत जनगणना रिपोर्ट है उसमें कुछ खामियां है जिससे उन्हें ऐतराज है। जी बिल्कुल सबा, सबसे बड़ी बात है कि आगे की जो रणनीति है वो कल अमित शाह ने तय कर दी कि बीजेपी को किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और मिशन 2024 के पहले किन किन मुद्दे पर उनकी तैयारी होगी, ये कल अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि कल अमित शाह ने ये कहा कि बिहार में जो जाति आधारित गणना हुआ है वो अकेले सरकार का फैसला नहीं था, यानी महागठबंधन सरकार का या फिर नीतीश कुमार का अकेले का वो फैसला नहीं था। उस समय जिस समय यह फैसला लिया गया था उस समय भी कैबिनेट में बीजेपी थी, बिहार में एनडीए की सरकार थी, और हम लोगों ने यानी बीजेपी और एनडीए ने सभी ने उसका समर्थन किया था। तो एक अमित शाह ने यह स्पष्ट कर दिया कि जाति आधारित गणना पर कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जनता को यह समझाया जाएगा और यह बताया जाएगा कि जाति आधारित गणना अगर बिहार में हुई है तो इसका समर्थन बीजेपी ने भी किया है। दूसरी तरफ अमित शाह जाति आधारित गणना के जो आंकड़े आए उस पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसमें कई ऐसी गड़बड़ियां थी जो हम लोगों ने उजागर भी किया है, लेकिन उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। साथ ही यह भी आरोप लगा रहे हैं अमित शाह नीतीश कुमार पर कि कुछ जातियों के जो आंकड़े हैं उसको सरकार ने जानबूझकर बढ़ा दिया है। केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए सरकार ने या फिर नीतीश कुमार ने कुछ जातियों के आंकड़े बढ़ाया है, जो कि गलत है। तो स्थिति स्पष्ट है, रणनीति बीजेपी की स्पष्ट है। कल अमित शाह आए थे और वो करीब बीजेपी के जो तमाम जो बड़े नेता थे उनके साथ उन्होंने बैठक की। करीब 1 घंटा 15 मिनट की ये बैठक हुई है और उन्होंने इस बैठक में यानी अमित शाह ने इस बैठक में यह स्पष्ट कर दिया है कि आगे बीजेपी की बिहार में रणनीति क्या होगी। दूसरी तरफ मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा कि
अमित शाह ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब एनडीए में दोबारा नीतीश कुमार की वापसी नहीं होगी। लेकिन जो बागी नेता हैं, जो दूसरे दल में हैं, अगर वो बीजेपी में आना चाहते हैं तो बीजेपी उनका स्वागत करेगी। तो निश्चित रूप से 1 घंटे 15 मिनट की जो बैठक हुई उसमें अमित शाह ने तमाम जो बातें हैं और आगे किस डायरेक्शन में बढ़ना है ये बिहार के नेताओं को उन्होंने बताया। जी बिल्कुल। सारिका जी, अमित शाह के दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, अमित शाह जी लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई दौरे किए थे। देशव्यापी दौरे जब चुनाव होते हैं तो अमित शाह जी के होते हैं। चुनावी जुमले भी अमित शाह जी के द्वारा गढ़े जाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनावी जुमले भी गढ़े जाते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद कह भी दिया जाता है कि अरे वो वादे थोड़ी थे, वो तो चुनावी स्टंट था, जुमला था। ठीक है, हम सब जानते हैं कि 2024 में बिहार में लोकसभा की चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि ये डगर जो है उनके लिए कठिन ही नहीं नामुमकिन है। बिहार की जनता की जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अनदेखी की कई मामलों में, देखिए कल अमित शाह जी आए हैं बिहार में। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मांग की है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। ये हम सब जानते हैं कि 3 महत्वपूर्ण मांग जो उन्होंने अमित शाह जी के समक्ष रखी है, क्योंकि एक बार जब भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार के हिस्सा थे तो उन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन जब सरकार से बाहर निकले तो वो इस बात को उन्होंने रफा दफा कर दिया। और पुनः आज जब देश के गृह मंत्री जब बिहार पधारे तो बिहार के मुख्यमंत्री ने उनसे निवेदन किया, अपने हक की मांग की, उन्होंने बिहार वासियों के हक की मांग की। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। दूसरी बात थी कि जाति आधारित गणना, जिसकी कि अभी अमित शाह जी भी कह रहे थे कि हम भी उसके समर्थन में थे। अगर समर्थन में थे तो भाई 10 सदस्यीय टीम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने दिल्ली भी गई थी और उन्होंने कहा भी था कि बिहार में जाति आधारित गणना करवाई जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने उसकी स्वीकृति नहीं दी और बाद में बिहार सरकार ने अपने खर्चे पे जाति आधारित गणना बिहार में कराया, हम सब जानते हैं। और उस दौरान कितनी सारी कोर्ट और कचहरी के मामले भी हुए, हम सब जानते हैं। किनके द्वारा हुए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा कई रीट दायर किए गए कि किसी भी तरीके से जाति आधारित गणना को रोकी जा सके। तो आज बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना करवाई, अपने दम पे करवाई, उसका डाटा भी आज सबके सामने है। और 75% आरक्षण उस जाति आधारित गणना के आधार पे बढ़ाई भी गई और इस 75% आरक्षण के दायरे को 9वीं अनुसूची में डालने की आग्रह भी की गई। अगर वाकई में अमित शाह जी कहते हैं कि जाति आधारित गणना के समर्थन में वो थे, तो आज उनको इस विषय पे भी जरूर बोलना चाहिए कि क्या वो इस 75% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालेंगे या नहीं जाएंगे। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लगभग हर साल बिहार में बाढ़ आता है और हम सब जानते हैं कि हमारे बिहार बॉर्डर से ही सटा हुआ इलाका नेपाल का बॉर्डर आता है, जहां से कि जब पानी छोड़ा जाता है तो नेपाल और बिहार के कई जो किनारे के जो जगह हैं वो बाढ़ में डूब जाती हैं, बहुत जान माल और क्षति होती है, आर्थिक क्षति होती है। तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वहां, चूंकि ये एक इंटरनेशनल मामला है तो निश्चित रूप से ये केंद्र सरकार के इंटरफेरेंस से ही ये हो सकता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी मांग की कि वहां पे एक डैम बनाया जाए। तो अब देखना ये है कि ये 3 मांगे, महत्वपूर्ण मांगे अमित शाह जी के पास रखी गई और अमित शाह जी पुनः इन विषयों पे क्या बोलेंगे। लेकिन देखिए ये तो स्पष्ट है कि अमित शाह जी दौरे करते हैं, लेकिन इन दौरों का क्या दौड़ होगा ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि वो तो यही सोच रहे हैं कि 2024 की जो लड़ाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अब उनके पास एजेंडा नहीं है असल में। अब वो किन एजेंडों पे लड़ाई लड़ेंगे? अब तो बिहार जो है बार बार पूछता है कि रोजगार के मुद्दे रहे हो या विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा, और आज इतनी महत्वपूर्ण बिहार सरकार के द्वारा लिया गया फैसला 75% की आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, उसको भी आप 9वीं अनुसूची में नहीं डालकर, तो ये सारे जो मुखौटे हैं भारतीय जनता पार्टी की बिहार की जनता के समक्ष आ गई है। तो मुझे लगता है कि अमित शाह जी को विशेष राजनीतिक लाभ या 2024 की अगर वो सोच लेकर के अगर बिहार के दौरे कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फायदा उनको होने वाला है।
बिहार की जनता बड़ी सयानी है, समझ गई है कि ये लोग ठगने वाले लोग हैं, जुमले करने वाले लोग आएंगे। ऐसी कहते हैं ना साइबेरियन पक्षी जैसे आती है प्रवासियों की तरह अपने शहर को छोड़ के दूसरे के शहर में दाना खाना पानी और मछली मतलब दावत उड़ाने के लिए। चुनावी माहौल में ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है बिहार की धरती पे उनका आवागमन होता रहेगा। लेकिन बिहार की जनता समझ गई है कि ये वो लोग हैं जो छलने आए हैं, ठगने आए हैं, और बिहार की जनता समझ गई है 2024 में इनको निश्चित रूप से जवाब मिलेगा। जी सारिका जी। राकेश पोद्दार जी, आप सारिका जी की बातों से कितना सहमत रखते हैं? देखिए, इनकी बातों से मैं सहमत नहीं हूं। और रही बात, ये सारे बातों में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। माननीय गृह मंत्री जी कल आए, सभी प्रदेशों की बैठक हुई, बैठक में जो भी निर्णय लिया गया, रहा विशेष राज्य की दर्जे की बात कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, रघुराजन की कमेटी बनी थी, उसमें इसको खारिज कर दिया गया था। तो विशेष राज्य की दर्जा की बात ये कर रहे हैं, जिसके साथ ये लोग अभी सरकार में हैं, सरकार इंडी गठबंधन में है। दूसरी बात रही विशेष पैकेज दिया गया, 1,25,000 करोड़ रुपया इनको विशेष पैकेज दिया गया कि ताकि बिहार का विशेष कायाकल्प बदले। लेकिन ये लोग सिर्फ काम करना नहीं चाहते, जुमलेबाजी की बात करते हैं, हम लोगों पे आरोप लगाते हैं। जाति जनगणना का हम लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उस पर अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा कि जो जातियों को तुष्टिकरण हुई, जो जातियों को ज्यादा दिखाया गया, उसमें कहीं ना स्पष्ट करें और सर्वे फिर से दोबारा से इसको करवा के अच्छा से रिपोर्ट बनाया जाए, उस पर बात करी गई। और रहा दूसरी बात, एक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी करती है, जुमले करती है। तो अगर 3 राज्यों में चुनाव हुआ, इनको महंगाई दिखता, बेरोजगारी दिखता, अगर महंगाई बेरोजगारी होती तो 3 राज्यों में हम सरकार नहीं बनाते। और रही दूसरी बात, बिहार की बात कर रहे हैं कि अमित शाह जी बिहार में आते हैं और जुमले करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। बिहार हमारे गृह मंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, नकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं। और रहा हर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, हर देश को आगे बढ़ाने का काम, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आप देख रहे हैं कि हम लोग जो विकास के मुद्दे हैं उस पर 2024 में चुनाव में आएंगे। हम लोगों ने 2019 से लेकर 2024, 2014 से लेकर 2019 तक जितने भी कार्य किए, उस सब कार्यों को लोग जनता के बीच में जाएंगे, जनता हमें चुनाव में फिर दोबारा से लाएगी। रही बात ये जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया वो किया, आप अपने गिरिबान में झांक के देखिए बिहार की दुर्दशा क्या। संजय जी, आपसे पूछ लेते हैं, तब तक नेटवर्क इशू है शायद थोड़ा। क्या बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ अमित शाह और बीजेपी माहौल बनाने में कामयाब होगी? एक बार सवाल को आप दोहराएंगे? जी, मैं पूछ रही हूँ कि क्या नीतीश सरकार के खिलाफ बीजेपी जो बिहार में माहौल बना रही है उसमें कामयाब होगी? नहीं, लोकतंत्र में हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है। इसमें किसी के पक्ष में माहौल बनाने का और किसी के विरोध में माहौल बनाने जैसी तो कोई बात नहीं है। अब रह गई बात कि जनता को क्या कनेक्ट करती है चीजें, ये इम्पोर्टेंट है। अगर बिहार की सरकार जनता की बेहतरी के लिए काम कर रही है, जनता के मुद्दे को कहीं ना कहीं से कैटर कर रही है, जनता के सवालों को हल कर रही है, तो किन्हीं के माहौल बना देने से और किन्हीं के माहौल बिगाड़ देने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर जनता के मुद्दे को आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं और आप केवल आरोप प्रत्यारोप से चाहते हैं कि हम किसी को ग्रिल करें, कटघरे में खड़ा करें, तो इससे इसको भी जनता बखूबी समझती है। तो मुद्दे तो है ना, जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट आया, सामाजिक आर्थिक सर्वे का जो रिपोर्ट आया बिहार में, क्या ये बिहार वासियों को नहीं पता है? ये आज भी 95 लाख लोग जो हैं, परिवार, लोग नहीं परिवार, गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये जो नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 52% को गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। ये बिहार जो सरस्वती की धरती थी, मात्र 7% ग्रेजुएट है, बाकी 4वीं पास, 5वीं पास, 6ठी पास, 8वीं पास। भाई इसको किसी के माहौल बना देने से और बिगाड़ देने से शिक्षा की ये दुर्गति तो नहीं हो गई, चिकित्सा की ये दुर्गति नहीं हो गई। तो वो तो हर पार्टी अपने तरीके से माहौल बनाती है, बिगाड़ती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एड्रेस को अब केंद्र भी जिस तरह से सवालों को अभी कह रहे थे ना राकेश पोद्दार जी कि भाई अगर महंगाई और बेरोजगारी का मामला होता तो शायद 3 राज्य हिंदी पट्टी में हम चुनाव नहीं जीत पाते। बिल्कुल वहां मामला था।
महंगाई और बेरोजगारी का मामला नहीं था, इससे कौन इनकार कर सकता है, बिल्कुल था। लेकिन जनता को दूसरे मुद्दे कनेक्ट किए। और अगर आप देख लीजिए, मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर केवल मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए तो हर जगह एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर काम किया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, नहीं आई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, नहीं आई। तेलंगाना में केसीआर की सरकार थी, नहीं आई। मिजोरम में एमएनएफ पार्टी की सरकार थी, नहीं आई। तो जनता ने तो बदल दिया। और करप्शन का मुद्दा टच किया, लोगों को कनेक्ट किया। महादेव ऐप का मामला हो या 13-13 पेपर घोटाला का मामला हो या जो फार्म हाउस मुख्यमंत्री जो तेलंगाना के थे उनका मामला हो या मिजोरम का मामला हो, तो अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हम मान लें कि महंगाई नहीं है इस देश में, बेरोजगारी की समस्या दूर हो गई। जनता आपको वोट दी कि उनसे आपको बेटर समझी। आपने भी वादे किए कि अगर 500 रुपए गैस का सिलेंडर है तो मैं आऊंगा तो 450 रुपए में गैस का सिलेंडर दूंगा। इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम लोगों को बिहार में, पटना में 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई तो है। और जो रोजमर्रा की सामग्रियां हैं, आटा और चावल अगर आप भी खरीदती होंगी, मैं भी खरीदता हूँ, तो सबको पता है कि उसके रेट क्या है, उसके बाजार भाव क्या है। सारिका जी को भी पता होगा, राकेश जी को भी पता होगा, राम पुकार जी को भी पता होगा। तो महंगाई तो है, बेरोजगारी है, इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन होता क्या है कि जनता को जो मुद्दे कनेक्ट कर जाते हैं और जनता कंपेयर करती है कि नहीं, चलिए इनसे बेटर तो कम से कम ये है, तो जनता उनके पक्ष में गोलबंद होती है। वोटों का गणित पर कांग्रेस दावा करती है ना भाई कि अगर 4 करोड़ 80 लाख वोट बीजेपी को मिला जो सरकार बनाई, तो 4 करोड़ 90 लाख वोट हमको मिला। वोटों के गणित में तो जनता ने हमारे पक्ष में भी मतदान दिया। ऐसा कुछ तो नहीं है कि आपके पक्ष में ही सारे मत भी मिले, आपके विरोध में भी मत मिले। लेकिन मुद्दे हैं, मुद्दे को अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे तो जो जनता का मिजाज है, मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, 40 सीटों की पार्टी मिजोरम में कितना दिन पहले वो जेडपीएम बनी है, और 5 साल पहले बनी हुई पार्टी ने 10 साल से काबिज सत्ता पर एमएनएफ को हटा देती है, किनारे कर देती है कि नहीं नहीं, आपने हमसे भरोसा दिलाया, वादा किया, हम आपको नहीं चुनेंगे, हम जेडपीएम को चुनेंगे। तो जनता अब चीजों को देख रही है। कोई किसी को न बरगला सकता है, न कोई माहौल बना सकता है, न कोई माहौल। ये धर्म और जाति से समाज ऊपर उठ चुका है। क्योंकि जो नए लड़के हैं, यूथ, वो एस्पिरेशनल हो गए, उनके सामने रोजगार एक सवाल है। वो पढ़ा लिखा हुआ नौजवान वो समझता है कि हम इसके ग्रिप में आकर के एक पीढ़ी तो बर्बाद हुई, हमारी पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। तो एजुकेशन शिक्षा दीजिए, चिकित्सा की व्यवस्था कीजिए, रोजगार दीजिए, और इस मुद्दे को जो भी एड्रेस करेंगे, मैं तो आंकड़ा बता रहा हूं कि 30 साल, ये 13 करोड़ कुछ लाख आबादी है बिहार की, 30 साल तक के वाले लोग हैं, उनकी संख्या अब 9 करोड़ हो गई है। और 9 करोड़ वाली जो पीढ़ी है वो अपना भविष्य उस आईने में देख रहा है। पार्टियां चाहे जितना वो धर्म के रास्ते पर ले जाना चाहे या जाति के रास्ते पर ले जाना चाहे, वो धर्म और जाति से इतर भी एक बेहतर बिहार की कल्पना कर रहा है। इसलिए अमित शाह क्या बरगला देंगे और महागठबंधन क्या उनको सपना दिखा देगी, कुछ नहीं, धरातल पर चीजें उतरेंगी। तो आपके साथ हो सकता है कि इसमें थोड़ा वक्त लगे, एक चुनाव काफी नहीं हो सकता है कि एक चुनाव और झेलना पड़े इन नौजवानों को। लेकिन अब नौजवान जो है उसके आंखों में सपने हैं, और भविष्य की ठोस बात जो पार्टी भी करेगी, मैं समझता हूं कि जनता उनसे कनेक्ट होगी, उनके साथ खड़ी होगी। जी संजय जी। सौरभ जी, मैं चाहती हूँ अब आप सवाल पूछें। जी, मेरा सवाल संजय जी से ही हम मतलब अपनी बातों को शुरू करेंगे। संजय जी, ये बताइए, आपने बोला कि बात सही है कि 9 करोड़ से ज्यादा बिहार में युवा है, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है ना कि जब भी चुनाव होता है तो बात मुद्दों की नहीं होती है, बात शिक्षा की नहीं होती है, बात रोजगार की नहीं होती है, बात महंगाई की नहीं होती है, बात कहीं ना कहीं जाति पे ही आता है, बात कहीं ना कहीं धर्म पे ही आता है, और इसी का फायदा हर पॉलिटिकल पार्टी उठाती है। ये भी सच्चाई है। और खासकर अगर बिहार की बात करें तो बिहार में तो 16 आने सच इसको माना जाता है। चुनाव चाहे कोई भी हो, मुद्दों की बात पहले होती है, लेकिन जब हम चुनाव में जाते हैं तो बात केवल जाति की ही होती है।
नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, आपके सवाल हैं। पार्टियां भी उसी के आधार पर, सोशल बैकग्राउंड के आधार पर ही टिकट देती है। जब वो व्यक्ति चुनाव लड़ने जाते हैं तो अपने क्षेत्र में अपनी जाति बताते हैं, अपने जातीय अस्मिता और गौरव की बात करते हैं। कोई जाकर के अपना धर्म बताता है और कहता है कि धर्म की रक्षा के लिए आपको एकजुट होना होगा, आपको हमारे पक्ष में गोलबंद होनी होगी। ये जाति और धर्म की सच्चाई से मैं भी इतर नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो 30 साल का नौजवान जाति और इतर से भी ऊपर उसके सपने हैं। और मैं बता रहा हूं कि अब ये रिएक्शंस आने लगे हैं, वो उनको पता है कि अगर हमें रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी तो हम खाएंगे क्या, हम अपने बूढ़े माँ बाप की दवाई कहां से लाएंगे। तो पार्टियां तो जाएगी, इस कार्ड को खेलेगी और जनता भी उसमें उलझती है। यही तो मैं कह रहा हूं कि जनता, अब जो नई पीढ़ी है वो जगने लगी है। और ये इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, शायद आप इससे सहमत होंगे। तेजस्वी जी की अगर इतनी सीटें आई तो बिहार का नैरेटिव उन्होंने बदला था। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनी तो 10 लाख नौकरियां मैं दूंगा, और आप तो उसको कवर कर रहे थे। वो 10 लाख नौकरी वाली बात कनेक्ट किया लोगों को, और तब भारतीय जनता पार्टी 19 लाख रोजगार पर आती है और कहती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 19 लाख रोजगार देंगे। डिस्कोर्स में नौकरी और रोजगार आ गया था, धर्म और जाति किनारे हो गई थी। शायद तेजस्वी जी भी जाति की बात करते, नौकरी की बात नहीं करते तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार उनको नहीं चुनती। भाजपा को भी उस डिस्कोर्स में आना पड़ा, वो धर्म से निकल करके 19 लाख रोजगार पर आई भारतीय जनता पार्टी भी, और तब जाकर के लोगों ने ये किया। ठीक है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट रहा, लेकिन नैरेटिव क्या बना? नौकरी। और आज भी आप देखे होंगे कि पार्टी के लोग यही कह रहे हैं, और खास करके राजद तो बहुत मजबूती से कहती है कि हम अपने वादे पर खरे उतरेंगे। तो डिस्कोर्स में अब ये चीजें आने लगी हैं। और अभी तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे आए हुए कितना दिन हुआ है, अभी तो लोगों के पास गया है। और मैं तो आग्रह करूंगा कि जरा आप चुनाव कवर करने चलेंगे तो जरा चलिएगा मेरे साथ। उन नौजवानों से जब आप बात करेंगे तो पूछिएगा, आप सवाल आपके होंगे कि आपको शिक्षा चाहिए या जाति, आपको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए या धर्म, आप ही सवाल पूछिएगा। और उनके जो जवाब आएंगे तो शायद मेरे उत्तर से आप भी संतुष्ट होंगे कि अब पीढ़ी जो है वो थोड़ा, नई पीढ़ी दूसरे तरफ मुड़ी है। अब वो जाति धर्म का कार्ड बहुत दिनों तक चला, पार्टियों को ये सूट करता है, पार्टियों को मुद्दा से भागना है। उनको नौकरी देनी नहीं है, उनको बेहतर शिक्षा देनी नहीं है, उनको बेहतर चिकित्सा देनी नहीं है। चलो समाज को जातियों में बांटो और वोट की फसल काटो, समाज को धर्म में बांटो और वोट की फसल काटो। लेकिन नई पीढ़ी अब एक तरह से मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा कि अंदर से उसका गुस्सा, उसका आक्रोश अब बिल्कुल ज्वालामुखी की तरफ फटने वाला है। और इसीलिए हो सकता है कोई तीसरा और कोई चौथा विकल्प भी बिहार में निकल जाए। हम आप इसके गवाह रहेंगे कि जनता कहेगी कि अब हो गई बहुत दिनों तक धर्म और जाति की बात, निकलिए जरा बाहर और कोई बेहतर, ये क्या मजदूर की फैक्ट्री तो बन के रह गई है बिहार। जिन राज्यों का मजदूर चाहिए वो बिहार में गाड़ियां आती हैं, भर भर के अपने राज्यों में ले जाती हैं। उत्तर बिहार बाढ़ और दक्षिण बिहार तो सुखाड़। संजय जी, ये विफलता तो सभी पॉलिटिकल पार्टी की है ना, वो चाहे नीतीश कुमार हो या बीजेपी की। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा। ये विफलता के लिए सारी पार्टियां जिम्मेवार हैं। और नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात ये है जो आपने कही कि निश्चित तौर पर अगर ये सारी चीजें नहीं होती, अगर युवाओं की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती, तो 2020 में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी नहीं होती। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने युवाओं के बीच में जो जाके रोजगार की बातें की और उसी का परिणाम ये रहा कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी 2020 में चुनी गई, क्योंकि सामने बीजेपी भी थी, सामने नीतीश कुमार भी थे। बावजूद इसके तेजस्वी ने अपनी पार्टी को नंबर 1 बनाया। उसका सबसे बड़ा कारण जो है यही था कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अब हम सीधे बीजेपी के पास चलते हैं, राकेश जी से बात करते हैं। राकेश जी, ये बताइए, मेरी जानकारी के अनुसार कल कई मंत्र दिए, जीत का मंत्र अमित शाह ने बिहार बीजेपी के नेताओं को दिया है।
थोड़ा लोगों को बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए वो कौन सा मंत्र है, कैसे आप महागठबंधन का काट करेंगे, कैसे महागठबंधन जो बिहार में आपसे आगे चल रही है, 2 कदम आगे चल रही है, चाहे मुद्दा कोई भी हो, चाहे बिहार आरक्षण का मुद्दा हो, जाति आधारित गणना की बात हो, हर मुद्दे पर महागठबंधन जो है आपसे 2 कदम आगे चल रही है। तो कैसे सामना करेंगे, क्या बताया अमित शाह ने आप लोगों को? देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव, सभी चुनाव हम लोग मुस्तैदी के साथ लड़ते हैं और जनता को जो मुद्दे होते हैं, जनता का जो विकास के मुद्दे होते हैं, उसको लेके हम लोग चुनाव लड़ते हैं कि ताकि हमारी सरकार आए, उस विकास के मुद्दे पे हम लोग काम करें। पहला। दूसरा रहा जो अभी बिहार की लड़ाई है इनसे महागठबंधन और हमारी में, और दोनों में कहीं ना 70 और 30 की लड़ाई रह गई है। हमारे पास 70% वोट परसेंटेज है, इनके पास 30 ही रह गया है, जो इनका समीकरण है। उस समीकरण से हटकर हमें जनता चुन रही है और आने वाला समय में माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार मजबूत हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रहा है। सभी लोग, सभी जनता, 13 करोड़ जनता हमारे साथ में है। हम उस मुद्दे से, विकास के जो मुद्दे होंगे उस पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और रहा बात मोदी की गारंटी के सामने, महागठबंधन कहीं नहीं है। इंडी गठबंधन जो इनका जो भ्रष्टाचारी गठबंधन है, परिवारवाद है, वंशवाद का गठबंधन है, उस गठबंधन से हम लोग हट के चुनाव में चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुस्तैदी के साथ पूरे बिहार, पूरे देश में, प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। लेकिन राकेश जी, ये भी है ना कि हाल फिलहाल अगर 2-3 महीने में अगर देखें तो जो भी मुद्दे हुए हैं या जो भी मामला हुआ है बिहार में, उसमें के सभी मुद्दों पर आप लोग बैकफुट पर हैं। चाहे जाति आधारित गणना की बात करें या बिहार में आरक्षण की बात करें, तो इसका क्रेडिट निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार को मिलेगा, नीतीश कुमार को मिलेगा, लालू प्रसाद यादव को मिलेगा, तेजस्वी यादव को मिलेगा। बीजेपी कहाँ है? कैसे आप बिहार की जनता के सामने जाएंगे? कैसे आप कहेंगे कि आपका सबसे बड़ा हितैषी जो है वो बीजेपी है? देखिए सौरभ जी, संजय जी ने पहले कहा कि जनता जो है ना जाति पाति से हटकर वोट करना चाहती है। वो जो बेरोजगार युवा जो हैं, रोजगार वाले युवा हैं, वो जाति पाति से हट के बात करना चाहती है। सही बात बोला संजय जी ने, सौरभ जी। और रहा बात, हम लोग जो बेरोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार राकेश जी, उसमें भी तो आप लोग पीछे हैं ना। महागठबंधन की सरकार रोजगार भी दे रही है, नौकरी भी दे रही है, तो उसमें भी आप लोग पीछे हैं। जी सौरभ जी, मैं उसी बात पे आता हूं। कोविड के बाद 14% आत्मनिर्भर भारत बना है। रहा रोजगार की बात, पिछले 2022 के अक्टूबर से लेके ये नवंबर, हम लोग 7.5 लाख लोगों को रोजगार कार्ड बांटा है। सभी विभाग, चाहे रेल मंत्रालय हो, चाहे हमारा खाद्य आपूर्ति मंत्रालय हो, चाहे खनन मंत्रालय हो, चाहे कोयला मंत्रालय, सभी बांटा। हम लोगों ने रोजगार बांटा है। हम लोग काम विकास के साथ साथ रोजगार भी दे रहे हैं और आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। आप देख सकते हैं, दिव्यांग लोगों के लिए हम लोगों ने 3 लाख रुपया उनको देते हैं कि ताकि आप भी अपना रोजगार करिए। और रहा दूसरी बात, विश्वकर्मा योजना के तहत हम लोगों को, बुनकर को, लोहार को, कुम्हार को, बढ़ई को, सभी को हम पैसा देते हैं कि आप अपना रोजगार कीजिए। रहा हर क्षेत्र में हम लोग रोजगार बांटने का भी काम कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर करने की भी बात कर रहे हैं, महंगाई दूर करने की भी बात कर रहे हैं। रहा विकास की बात, जाति पाति से दुनिया हट चुकी है, संजय जी ने बिल्कुल सही कहा। लेकिन हम समर्थन करते हैं, लेकिन इनके समर्थन करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये जातियों को बांटने का काम किया। आप किस तरह देखते थे, दलित और महादलित कर दिया, सभी जात पात को अलग अलग बांट दिया। तो इससे से हटकर जनता हम लोगों को चुनेगी। और रहा मोदी जी की गारंटी के साथ, मोदी जी जो वादे किए थे देश के साथ, उस वादे के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जनता को जो भी मुद्दे होंगे, आप देख सकते हैं, राकेश जी, अंतर तो सिर्फ इतना है ना कि महागठबंधन जाति की बात करती है, आप धर्म की बात करते हैं। अंतर तो इतना ही मुझे दिखाई देता है। सौरभ जी, हम हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं देश में सिर्फ 4 ही जाति है। वो है, पहला युवा शक्ति है, महिला शक्ति है, किसान है और गरीबी है। हम इस 4 ही जाति पे काम करते हैं और इसी पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। और इन्हीं चार जातियां हैं, उन पे ही हम लोग काम करते हैं। और चाहे नारी शक्ति का हो, अभी हम लोगों ने आरक्षण बिल लाया, चाहे युवा शक्ति का हो, चाहे किसान के घर पैसा पहुंचाने का हो, सभी हम उसी पे हम लोग काम करते हैं। सारिका जी, जवाब आप दीजिए। पूरे देश में 4 ही जाति है, आप लोग पता नहीं जाति आधारित गणना करवा के किस बात का क्रेडिट ले रही हैं, आरक्षण देकर पता नहीं किस बात का क्रेडिट ले रही हैं।
जबकि बीजेपी कह रही है कि इसका कोई फायदा आपको 2024 में नहीं मिलेगा। सच में सौरभ जी, हमारे जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये 4 जाति जो बार बार गिना रहे हैं, युवा, किसान, महिला और अन्य, क्या पता नहीं क्या उन्होंने बोला, अगर ये वाकई में 4 जातियों को भारतीय जनता पार्टी मानती तो हम भी इनके सामने नतमस्तक होते, पूरी देश इनके सामने नतमस्तक होती। आप जिक्र कर रहे थे 2020 के चुनाव की। हम सब जानते हैं सौरभ जी की 2020 में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा क्या था। वही जात, वही धर्म, वही एनआरसी, वही जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जो करते आई है, वही उनकी एजेंडे थे। कहीं से भी रोजगार नहीं था। लेकिन हमारी राष्ट्रीय जनता दल एजेंडे पे, यानी तेजस्वी यादव जी ने एजेंडे पे चुनाव लड़ा था। कहीं भी उन्होंने जाति और धर्म की बात नहीं की थी, किसी मंच से उन्होंने जाति और धर्म की बात नहीं की थी। उन्होंने सकारात्मक राजनीति का एक जो कहते हैं मिसाल पेश किया बिहार की धरती पे, और उन्होंने उन मुद्दों पे बात किया जिस मुद्दे की जरूरत यहाँ बिहार के वासियों को थी, चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे हमारे महिलाएं हो, या हमारा बिहार हो। उन्होंने बात की रोजगार की, जो जरूरत थी, और महज कम समय में, बहुत कम समय में ही वो जब सत्ता में आए और इस गठबंधन के वो हिस्सा बने, जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनी, तो उन्होंने लगातार अपने उन वादों को पूरा करने के लिए काम करना शुरू किया। और निश्चित तौर पे आज वो दिन है कि हम जो कहते हैं सीना ठोक के कह पा रहे हैं कि हमने